अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं डॉक्टर मोहम्मद तैयब और आज की वीडियो में मैं आपको मिलवाता हूँ एक पाकिस्तानी स्टूडेंट से जो चाइना में एमबीबीएस कर रही हैं। आज मैं उनका एक इनफॉर्मल सा इंटरव्यू करूँगा जिसमें आपको बहुत सारी मालूमात एमबीबीएस स्कॉलरशिप के बारे में आपको बहुत सारी मालूमात मिलेंगी। सो आपने वीडियो पूरी देखनी है, कोई पॉइंट मिस नहीं करना उसमें से। सो मैं आप डॉक्टर साहब से बहुत सारे सवाल पूछूंगा। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर साहब से कहूँगा कि वो अपना इंट्रोडक्शन करें, अपने बारे में बताएं। इनका भी एक अपना यूट्यूब चैनल भी है। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। सो डॉक्टर साहब आप अपना इंट्रोडक्शन कर दें मेरे लिए भी और व्यूअर्स के लिए भी। सर माय नेम इज सना निजाम। बेसिकली आई एम फ्रॉम पाकिस्तान और मैं चिचिहार मेडिकल यूनिवर्सिटी में हीलोंगजियांग प्रोविंस मैं पढ़ रही हूँ। एमबीबीएस के लास्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ बेसिकली। और यूट्यूब पे भी मैं काम कर रही हूँ और मेरे यूट्यूब के चैनल का नाम है सना निजाम। So if you guys want to see my videos, then you must go and check my channel. Yeah, so this is all about my introduction. सो डॉक्टर साहब सबसे पहले आप मुझे बताएं कि एमबीबीएस में एडमिशन के लिए कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। सर फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना होता है कि हमें अपनी मैट्रिक की सनद को और एफएससी के रिजल्ट कार्ड को बोर्ड से टेस्ट करवाना होता है और उसके बाद हमें आईपीसीसी के ऑफिस से टेस्ट करवाना होता है और साथ ही हमें क्या करना होता है कि अपने पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर देना है और हेल्थ सर्टिफिकेट के लिए। और इन सब चीज़ों के बाद आपको जब आपके सारे काम हो जाएंगे तो आपको इन सारे के सारे डॉक्यूमेंट से टेस्ट करवाने हैं मुफा से। और जब वहाँ से टेस्ट हो जाएंगे तो आपको एम्बेसी जाना है और एम्बेसी से आपका वीज़ा लगेगा, उसके बाद आप चाइना आ सकते हैं। नाउ डेज थोड़ी सी सिचुएशन डिफरेंट है कि जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको दोबारा से एनओसी मिल रहा है और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको एनओसी प्लस JW 202 जारी किया जा रहा है। सो दीज आर द डॉक्यूमेंट्स जिनकी आपको स्टार्ट में जरूरत पड़ेगी जब आप एडमिशन ले रहे होते हैं। और सर एक और बात मैं भूल गई हूँ कि आपको एक और चीज़ की भी जरूरत होती है, आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट बनवानी होती है जो कि 9 से 10 लाख की होना लाजमी है। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में वेरी करता है कि वो लोग कितने लैक्स की या कितनी अमाउंट की आपसे बैंक स्टेटमेंट मंगवाना चाहते हैं, लेकिन इट्स कंपल्सरी कि आप बैंक स्टेटमेंट अपनी बनवाएं। अगर आप अपने बैंक अकाउंट से बैंक स्टेटमेंट बनवा रहे हैं देन तो आपको एफआरसी की ज़रूरत नहीं है, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। अगर आपका अकाउंट नहीं है किसी बैंक में देन आपको अपने अब्बू अम्मी बहन भाई के बैंक अकाउंट से अपनी बैंक स्टेटमेंट बनवानी होगी और जिसके लिए आपको एफआरसी भी बनवाना लाजमी है जो कि नादरा के ऑफिस से बन जाता है। सो दिस इज ऑल जो आपके डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी। तो एमबीबीएस अप्लाई खुद किया जा सकता है या किसी एजेंट के थ्रू किया जा सकता है, तो इसमें से कौन सा वे बेटर है? सो अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि एमबीबीएस खुद अप्लाई किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है और एजेंट के थ्रू भी होता है, तो हमें कुछ ट्रस्टेड एजेंट वगैरह भी बता दें अगर आप उनको जानते हैं। सर एडमिशन हम खुद से अप्लाई कर सकते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में चाइना की, लेकिन ये होता है कि स्टूडेंट जो कि पहली बार चाइना आ रहा है किसी भी डिग्री के लिए, स्पेशली एफएससी के बाद, अब चूंकि उसने सिर्फ अपना इंटरमीडिएट किया हुआ होता है तो इतना वो मेच्योर नहीं होता। सो ही डोंट नो कि किस तरह से हर चीज़ को हैंडल किया जाए, आगे क्या क्या स्टेप्स करने हैं। सो ही मस्ट नीड अ पर्सन जो उसे प्रॉपरली गाइड करे। तो इसके लिए उसको एजेंट की या फिर किसी और बंदे की ज़रूरत पड़ सकती है। किसी और बंदे से मुराद ये कि अगर आपका कोई कज़न या फिर कोई रिश्तेदार, कोई भी बंदा, दोस्त वगैरह चाइना में ऑलरेडी पढ़ रहा है तो आप लोग कोशिश करें कि उनके थ्रू एडमिशन ले लें बजाय इसके कि आप एजेंट के थ्रू जाएं। और अगर आपके पास इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है देन आपको ऑब्वियसली एजेंट की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन आप जब भी किसी एजेंट के पास जा रहे हैं देन आप देखें कि आइदर ही इज़ ट्रस्टवर्दी और नॉट एंड he is charging you reasonable amount or not. So these are the things जिस तरह से आप एडमिशन ले सकते हैं। और इसके अलावा मैं भी थोड़ा बहुत एडमिशन करवा रही होती हूँ। इफ़ यू वांट टू टेक एडमिशन इन माय यूनिवर्सिटी देन यू कैन आस्क मी ऑन इंस्टाग्राम जो आपको गिवन होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि एमबीबीएस चाइना में अप्लाई करने के लिए कॉस्ट क्या होती है? एक तो होती है फ़ी, एनुअल फ़ी होती है यहाँ पे, तो एडमिशन की भी कोई फ़ी होती है, तो उससे पहले एजेंट की भी फ़ी होती है। वो राउंड अबाउट कितनी होती है? एडमिशन यूनिवर्सिटी की फ़ीस कितनी होती है और फिर पर ईयर कितनी होती है? तो आपने 1 2 3 चीज़ें ये बतानी। सर फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग बात कर लें एजेंट्स के चार्जेस की तो सर वो वेरी करते हैं। अब एजेंट्स जहाँ तक मुझे इल्म है 5-5 लाख भी चार्ज कर रहे होते हैं। इवन आप मेडिकल की डिग्री में आ रहे हैं इससे ज़्यादा भी चार्ज कर रहे होते हैं। दैट इज़ रियली टू मच। 1 to 2 लाख आई थिंक सो इज़ ओके। और सेकेंडली अगर हम लोग बात कर लें कि स्टार्ट में जो हम फर्स्ट ईयर में पे कर रहे होते हैं एडमिशन के वक्त, तो ऑब्वियसली वो आपके वेरी करेंगे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में और उसके चार्जेस हो सकते हैं। अगर मैं PKR में बात करूं या फिर RMB में बेहतर है बात कर लूं
तो वो तकरीबन आपके 10,000 से 15,000 तक चार्जेस आपके आ जाएंगे। एडमिशन में, एप्लीकेशन में, JW202 ये दूसरे आगे पीछे वाले काम होते हैं जो आपको स्टार्ट में करवाना लाजमी है। और इसके बाद अगर हम लोग एनुअली फ़ी की बात कर लें तो एनुअली फ़ी हर यूनिवर्सिटी में वेरी करती है ऑब्वियसली, बट 30,000 से लेके 90,000 RMB आप अपने जहन में रखें कि इतनी फ़ी हो सकती है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में। लेकिन मेरी आपको रिकमेंडेशन है कि आप हमेशा उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें जहाँ पे फ़ी स्ट्रक्चर कम हो, क्योंकि चाइना में हर यूनिवर्सिटी तकरीबन सेम है, उनका एजुकेशनल सिस्टम सेम है। बस आप कुछ चीज़ें अपने ज़हन में रखें कि जब आप किसी मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हो कि आपने फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करना है कि वो यूनिवर्सिटी WHO रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं है, सेकेंडली PMC रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं है, और थर्डली आप ये चीज़ चेक करनी है कि हमारी यूनिवर्सिटी में जो बुक्स है मेडिकल वो इंग्लिश में पढ़ाई जा रही है नहीं है। क्योंकि समटाइम्स आप लोगों को झूठ बोला जाएगा एजेंट्स की तरफ से कि आप जिस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं वहाँ पे आपको सारे के सारे मेडिकल सब्जेक्ट्स हैं वो इंग्लिश में पढ़ने होंगे, लेकिन जब आप यहाँ पे आते हैं तो आपको सारे के सारे मेडिकल सब्जेक्ट्स को चाइनीज में पढ़ना होता है। दैट इज रियली टफ टास्क कि आप सारे के सारे सब्जेक्ट्स को चाइनीज में पढ़े। सो बेहतर है कि आप इन चीज़ों को ज़हन में रखें और उसके बाद किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें जहाँ का फी स्ट्रक्चर, प्लीज़ जहाँ पे फी स्ट्रक्चर आपका कम हो। बिकॉज कोई फायदा नहीं है कि अगर आप कहीं से आ रहे हैं पाकिस्तान से, इंडिया से, और यहाँ पे भी आके आप बहुत ज्यादा पे करें। अगर आप पे कर सकते हैं देन यू शुड टेक एडमिशन इन योर ओन कंट्री। आई विल नॉट सजेस्ट यू गाइस कि आप चाइना आए, बिकॉज दे आर रियली स्ट्रगलिंग इन्वायरमेंट फॉर अ स्टूडेंट, स्पेशली फॉर द MBBS स्टूडेंट। जितनी अच्छी एजुकेशन हमारे अपने कंट्री में है उतनी यहाँ पे नहीं है। आई वॉन्ट टू बी रियली ट्रू एंड रियली स्ट्रेट फॉरवर्ड विद यू गाइस। सो ये नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि चाइना में चाइनीज़ सीखनी पड़ती है जो डॉक्टर MBBS होता है, या ना भी सीखे या ना वहाँ से पढ़ के आए HS के वगैरह कोर्स करके आए तो काम चल जाता है कि नहीं? सर ऐसे है कि किसी भी डिग्री में चाइना में एडमिशन लेने के लिए, स्पेशली अगर मैं MBBS की बात करूँ, एज आई एम MBBS स्टूडेंट तो मुझे ज़्यादा इल्म है इसका, तो सर हमें HSK4 या फिर कुछ यूनिवर्सिटीज़ में HSK5 क्लियर करना लाजमी है। अगर आप ये 2 डिग्रीज को क्लियर नहीं करेंगे, इनमें से 2 में से एक को किसी को क्लियर नहीं करेंगे तो आपको लास्ट में आपकी डिग्री नहीं देंगे। तो आपको HSK4 या HSK5 क्लियर करना लाजमी है, जिसके लिए हमें हर सेमेस्टर में एक चाइनीज की बुक पढ़ाई जाती है। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज में क्या होता है कि आपको कहा जाता है यूनिवर्सिटी की तरफ से कि आपने पहले 1 साल में HSK4 या HSK5 का एग्जाम क्लियर करना है। लेकिन मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूंगी कि आप किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें जहाँ पे आप लोगों के पास उतना ही टाइम हो जितना कि आपकी डिग्री का टोटल ड्यूरेशन हो। जैसे कि 5 साल आपकी मेडिकल डिग्री का होता है, 6 साल आपका इंटर्नशिप का होता है, टोटल 6 ईयर्स हो गए, तो आपके पास पूरे 6 साल का टाइम हो। क्योंकि पहले 1 साल में HSK4 या HSK5 को क्लियर करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारे पास मेडिकल की बुक्स भी होती हैं और दूसरी बुक्स भी होती हैं। सो आप किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में ट्राई करें जहाँ पे आपके पास टाइम दिया गया हो HSK4 या HSK5 क्लियर करने का। जो बुक की बात अगर आप करते हैं कि चाइनीज लैंग्वेज, वो छोटी सी बुक होती है, उससे बंदा इजीली पास कर लेता है हर सेमेस्टर में, कोई मसले वाली बात नहीं अगर आप आधा घंटा बैठ के सुकून से पढ़ोगे। और ऑब्वियसली चाइना में चाइनीज लैंग्वेज का भी बैरियर रहता है, तो अगर आप चाइनीज लैंग्वेज की बुक को पढ़ेंगे तो आपको कहीं ना कहीं हेल्प आउट करेगी, बिकॉज ऑब्वियसली आपको चाइना में 6 साल गुजारा करना है, आपको खरीदो फरोख्त करनी है, आगे पीछे जाना है, सफर करना है, ट्रैवल करना है, कुछ भी करना है। फॉर दैट आपके लिए लाजमी है कि आपको चाइनीज लैंग्वेज आती हो। जैसे कि पाकिस्तान में हम लोग रह रहे हैं तो हमें उर्दू आना लाजमी है, बिकॉज आम बंदे को चाइनीज लैंग्वेज या इंग्लिश नहीं आती, तो हम यहाँ इसी तरह चाइनीज बंदों से इंग्लिश में बात नहीं कर सकते। फॉर दैट लाजमी है कि हमें डेली बोलचाल के लिए चाइनीज लैंग्वेज आए। तो आप कोशिश करिएगा कि अगर आप चाइना आते हैं कोई भी स्टूडेंट, तो आप चाइनीज लैंग्वेज पे थोड़ा सा फोकस करें। नेक्स्ट क्वेश्चन के MBBS के लिए टेस्ट होता है, एंट्री टेस्ट होता है कि नहीं होता? सर चाइना में एडमिशन लेने के लिए आपको किसी भी किस्म के एंट्री टेस्ट की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आपके बस आप ये लाजमी है कि आप FSC में और मैट्रिक में पासिंग मार्क्स हो आपके, बाकी कोई यहाँ पे मेरिट शर्त नहीं है। लेकिन आप कोशिश करें कि आपके एटलीस्ट 60% मार्क्स हो। लेकिन क्योंकि जब आप यहाँ से MBBS करके जाएंगे वापस पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में PMDC की तरफ से या फिर PMC की तरफ से आपका 60% मेरिट है कि अगर आपके 60% नंबर होंगे तो तब आप NLE का एग्जाम दे सकते हो। तो फॉर दैट आपको मेरिट की जरूरत होती है, लेकिन चाइना में एडमिशन लेने के लिए कोई मेरिट लाजमी नहीं है। सो एक क्लियर क्वेश्चन और कोई भी एंट्री टेस्ट नहीं होता। ओके, सो चाइना में MBBS का स्कॉलरशिप है या नहीं है? यस और नो में जवाब देना। सर स्कॉलरशिप्स हैं, लेकिन मैंने ये सुना कि वो पहले साल नहीं होते, दूसरे साल होते हैं, इस तरह कोई स्टोरी है? सर स्कॉलरशिप्स का ये सीन है कि चाइना में प्रोवाइड की जाती है स्टूडेंट्स को, लेकिन मेजोरिटी उसमें क्या होता है कि सारे के सारे आपको मेडिकल सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं, चाइनीज में पढ़ने पड़ते हैं। सॉरी दोबारा से बोलती हूँ, चाइना में स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड की जाती है स्टूडेंट्स को, लेकिन इसमें एक नेगेटिव
पॉइंट ये है कि आपको इसमें सारे के सारे मेडिकल सब्जेक्ट्स को चाइनीज में पढ़ना होगा, जो कि बहुत मुश्किल है एक स्टूडेंट के लिए पढ़ना, कि अपने 5 साल सारे के सारे मेडिकल सब्जेक्ट्स को चाइनीज में पढ़े और फिर वापस आके अपने लाइसेंसी एग्जाम को क्लियर भी करे पाकिस्तान या फिर अगर आप इंडिया से है ना, क्योंकि जब हम वापस जाके एग्जाम देते हैं अपना लाइसेंसी एग्जाम ना, तो वो आता है हमारे WHO रिकॉग्नाइज्ड बुक्स में से, तो वो तो सारी की सारी इंग्लिश में होती हैं। तो इफ अ पर्सन जो कि चाइनीज बुक्स को यहाँ पे पढ़ सके और फिर वापस जाके अपने इंग्लिश बुक्स को वहाँ पे पढ़ सके, तो उसको स्कॉलरशिप में एडमिशन ले लेना चाहिए। लेकिन अगर कोई मेरे जैसा बंदा है मीडियोकर, देन उसको यही चाहिए कि कोशिश करे कि किसी ऐसी मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले जहाँ पे आपको मेडिकल सब्जेक्ट्स इंग्लिश में पढ़ाए जाए। और इसके अलावा जो स्कॉलरशिप्स होती हैं हर साल प्रोवाइड की जाती हैं डिफरेंट स्टूडेंट्स को ऑन द बेसिस, अगर दूसरी स्कॉलरशिप्स की हम लोग बात करें, ऑन द बेसिस ऑफ देयर मार्क्स ना, अगर आपके अच्छे मार्क्स आते हैं हर साल देन आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाए, लेकिन वो इतनी ज्यादा नहीं होती, थोड़ी सी होती है। अच्छा, स्कॉलरशिप से मुराद ये होता है कि जिस तरह हमारी फील्ड में होता है, साइंस की फील्ड में फुली फंडेड, यानी कोई फीस नहीं देनी आपने आमतौर पर। जी मैं वही बात कर रही हूँ ना कि जो फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स होती हैं चाइना में MBBS के लिए, उसमें आपको सारे के सारे जो मेडिकल सब्जेक्ट्स हैं वो चाइनीज में पढ़ने हैं। और जो दूसरी जिसमें हम पे करके आते हैं, सेल्फ पे आते हैं, उसमें क्या होता है, उसमें आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है हर साल, लेकिन वो आपकी मेरिट की बेस पे होता है कि आपका रिजल्ट कितना आया है सेमेस्टर में या फिर हर साल ना, लेकिन वो स्कॉलरशिप कम होती है। एक तो चाइनीज यूनिवर्सिटीज में ये होता है कि हर साल के एंड पे उसका एनालिसिस किया जाता है कि बच्चे ने सब सब्जेक्ट पास किए, मार्क्स और मेरिट बनता है। एक तो हो गया वो यानी स्कॉलरशिप। एक जब एंट्री टाइम होता है यानी आपका एडमिशन हुआ, तो उस वक्त कोई स्कॉलरशिप होता है कि नहीं? जिस तरह हमारी इस फील्ड में, साइंस की फील्ड में जो मेरी साइड वाली है, उसमें ये होता है कि मसलन आप चले हम बात कर लेते हैं बैचलर की, नॉट मास्टर, क्योंकि MBBS बैचलर का, तो इसमें ये होता है कि एक कैटेगरी स्कॉलरशिप ये होता है कि उसमें CSC का स्कॉलरशिप लग सकता है 2500 और कोई फीस नहीं है, तो वो 25 में से आपने सिर्फ खाना खाना था। B कैटेगरी या और अब मसलन जिस यूनिवर्सिटी में CSC नहीं है बैचलर में, वो वहाँ पे ये करते हैं कि उसमें से वो 700-800 RMB देते हैं उसमें से, या 1000 या 1500 RMB देते हैं, जो प्रोविंशियल स्कॉलरशिप होता है। ये यूनिवर्सिटी जिसमें CSC ना हो, तो अब वो वहाँ पे वो एक कैटेगरी होती है यूनिवर्सिटी के रैंक के हिसाब से, यानी जियांगसू की तरफ से। B ये है कि सिर्फ कोई ऊपर मंथली स्टिपेंड नहीं दिया जाता 700-800 RMB खाने पीने का, ये दूसरा देता, सिर्फ फीस माफ होती है। तीसरी कैटेगरी C कैटेगरी ये होती है कि जिसमें सिर्फ आपको हाफ पे करनी होती है या सारी फी पे करनी होती है, यानी सेल्फ फंडेड, यानी आप उसको कह लें, हाफ होती है C कैटेगरी। और दूसरा तो ये हो गया कि सेल्फ फाइनेंस हो गया, D कैटेगरी आप जहन में कर लें। तो ये होती हैं एडमिशन से पहले। इसी तरह मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो MBBS होता है उसमें पहले इसी तरह पहले बता देते हैं कि जी मतलब एग्जाम उसके डॉक्यूमेंट्स की बेस पे कि तुम्हें हम फीस माफ करेंगे, A कैटेगरी देंगे, कुछ मंथली देंगे भी, या C कैटेगरी या खुद ही पे करना। तो इस तरह इनकी कैटेगरी होती हैं कि नहीं होती? जी सर, मैंने इस तरह के स्टूडेंट्स देखे हैं जिनको आप बात कर रहे हैं A कैटेगरी B कैटेगरी टाइप की ना स्कॉलरशिप मिली हुई है, कुछ की मुकम्मल फी भी माफ है एंड कुछ को साथ स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड की जाती है मंथली। लेकिन मैं ये बात कर रही हूँ कि उसमें अगर आपको स्कॉलरशिप मिलती है, देन स्टूडेंट्स के लिए चूंकि मसला रहता है ना, अगर मैं एज अ FSC स्टूडेंट बात करूँ ना, उनके लिए मसला रहता है कि हम चाइना में जाके सारे के सारे मेडिकल सब्जेक्ट्स को एज अ FSC बैक में जाके पास में बात करूँ, खुद को लेके बात करूँ ना FSC वाले स्टूडेंट्स की जगह पे, कि हम लोग चाइना में जाके सारे के सारे मेडिकल सब्जेक्ट्स तो चाइनीज में नहीं पढ़ सकते। तो मेरा जिनसे भी इस तरह से इंटरेक्शन हुआ है स्कॉलरशिप वाले स्टूडेंट्स के साथ, उन्होंने बताया कि हमें तो सारे के सारे मेडिकल सब्जेक्ट को चाइनीज में पढ़ना था और हम लोग चूंकि स्कॉलरशिप पे आए थे इस वजह से। तो ये इशू रहता है। बाकी स्कॉलरशिप मिलती है, वो आपको खुद सर्च करनी होगी, उसका ज्यादा खास मुझे आइडिया नहीं है क्योंकि मैं खुद सेल्फ फंडेड भी हूँ ना चाइना। तो मैंने ये भी कुछ सुना है कि कुछ यूनिवर्सिटीज इस तरह स्टार्ट पे ऑफर करती हैं कि आप आए और आपको हम फीस भी नहीं है, और वो वाली यूनिवर्सिटीज होती हैं जो नई किसी साइड एरिया में छोटे सिटीज में जाके ओपन होती हैं, और अब उनको इंटरनेशनल स्टूडेंट चाहिए होता है, तो वो वहाँ पे ओब्वियसली उन्होंने अट्रैक्ट करना स्टूडेंट को, तो वो स्कॉलरशिप ऑफर करती हैं MBBS। ऐसा है कि नहीं? जो मैंने एक दो केसेस सुने। ऐसा है पर सर मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, MBBS के दौरान पार्ट टाइम जॉब की जा सकती है कि नहीं?
सर एमबीबीएस के दौरान हम लोग पार्ट टाइम जॉब पहले नहीं कर सकते थे, लेकिन अभी लास्ट ईयर ही लॉ पास हुआ है कि हम लोग जॉब कर सकते हैं जो स्टूडेंट वीजे पे चाइना में आए हैं। लेकिन उसके लिए आपको काफी रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना होगा यूनिवर्सिटी की तरफ से, और उसके बाद आप लोग जॉब कर सकते हैं। ओके मिनिमम कितने मार्क्स होने चाहिए एफएससी में तो एडमिशन हो जाते हैं? मैक्सिमम का तो हिसाब नहीं है, मिनिमम कितने होने चाहिए? सर चाइना में किसी भी मेडिकल यूनिवर्सिटी में तो नहीं, लेकिन जो थोड़ी सी जिनकी रैंकिंग कम है उन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन हो जाता है अगर आपके कम भी मार्क्स हो, मतलब 60% से भी अगर आपके कम मार्क्स हो। लेकिन शर्त ये कि आप सारे सब्जेक्ट्स में पास हो ना, बायो केमिस्ट्री फिजिक्स हर सब्जेक्ट में आप पास हो, वैसे आपका एडमिशन हो जाता है। ऐसे कोई स्पेसिफिकली मेरिट नहीं है और कोई एंट्री एग्जाम नहीं है। ओके एक एमबीबीएस का स्टूडेंट का मंथली खर्चा कितना होता है, लिविंग कॉस्ट कितनी होती है? तो ये सर अगर लिविंग जी सर अगर लिविंग कॉस्ट की हम लोग बात कर ले खाने पीने की ना, तो सर जो मैं अगर खुद का बताऊं तो सर 15,000 रुपए में मेरा खर्चा हो जाता है खाने पीने का। लेकिन सर अगर आप एक्सटेंड करना चाहें तो आपके लिए 50 के PKR भी कम है। तो इट्स ऑल डिपेंड ऑन द इंडिविजुअल कि वो कितने पैसों में गुजारा कर सकते हैं। अब यहाँ पे गुजारा करने वाले तो 200 में भी कर रहे होते हैं, तो इट्स ऑल अप टू यू। लेकिन आपके 10 to 15,000 में जो खाने पीने का होता है, डिफरेंट सिटीज पे वेरी करता है, लेकिन जो मेरा सिटी है यहाँ पे मेरा आराम से हो जाता था 15,000 में पूरा मंथ। तो मतलब आप लिविंग कॉस्ट 15 से 20,000 अपने जहन में रखें, खाने पीने का जो आपकी छोटे मोटे और खर्चे हो जाते हैं। सो नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन के चाइना में एमबीबीएस के बाद करने के बाद क्या फ्यूचर है? ये आप पे डिपेंड करता है कि अगर आप चाइना में रहना चाहते हैं तो आप मास्टर्स भी आगे कर सकते हैं और इसके बाद आप जॉब भी कर सकते हैं। जॉब के लिए ऑब्वियसली आपको यहाँ पे एसएससी एग्जाम क्लियर करना होगा, उसके बाद आप यहाँ पे जॉब कर सकते हैं और आगे आपको काफी फ्यूचर है अगर आप यहाँ पे रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको पे बहुत अच्छी मिलती है। तो अगर आप सोचते हैं चाइना का, देन ये बड़ा अच्छा ऑप्शन है, बजाय इसके कि आप वापस आके थोड़ा बहुत ना आगे पीछे खज्जल हो ना, तो बेहतर आप चाइना में रह के कुछ अर्न कर लें। और अगर आप अपने कंट्री में जाना चाहते हैं, जो कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स कर भी रहे होते हैं, देन आप वापस आ सकते हैं, वहाँ पे जाकर आप जॉब कर सकते हैं। चाइना के लिए तो ये क्या है, तो आप जॉब करें या तो फिर आप आगे मास्टर्स पे एडमिशन ले लें। और जॉब में एज ऑलरेडी से पे बहुत अच्छी है। सो मैं डॉक्टर साहब के टाइम का बहुत बहुत मशहूर हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने दिया और हमें कीमती आरा से आगाह किया। सो आप ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, मेरा भी और डॉक्टर साहब का भी। यहाँ पे मैं साइंटिफिक आपको मालूमात देता हूँ और डॉक्टर साहब एमबीबीएस के बारे में गाइडलाइन करती हैं और इसके अलावा उनके गाइड भी करती हैं और एडमिशन भी करवाती हैं। अगर आपने एडमिशन एमबीबीएस में लेना तो एक ट्रस्टवर्थी पर्सन है, तो आप इनसे एडमिशन करवा भी सकते हैं अपना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल दैट टाइम टेक केयर, बाय बाय। तो आप डॉक्टर साहब का यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और ये खुद भी एडमिशन करवाते हैं जो एमबीबीएस के स्टूडेंट्स हैं। तो आप इनसे रब्ता कर सकते हैं, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे देता हूँ और स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको अगर इसके अलावा मज़ीद मालूमात चाहिए एमबीबीएस के बारे में या और मास्टर और PhD स्कॉलरशिप के बारे में, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल दैट टाइम टेक केयर, बाय बाय।